गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का लेक्चर नंबर 82 में वेलकम करता हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने हार्मोन मैकेनिज्म, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड के बारे में स्टडी की और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने हैं वो बताए। आज हम कुछ पोर्शन और डिस्कस कर रहे हैं और वो पोर्शन है थाइमस के बारे में। थाइमस जो है, इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस के ऊपर भी एक बार नजर डालेंगे। लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार इसकी थाइमस की स्टडी करते हैं तब पता लगेगा। थाइमस क्या है बेटा? थाइमस पिंक कलर्ड का बाइलोब्ड लिम्फोइड ऑर्गन है। पिंक कलर्ड है, गुलाबी रंग है। बाइलोब्ड मीन्स यहां पर 2 लोब्ड होंगे। लिम्फोइड ऑर्गन है। लिम्फोइड ऑर्गन मीन्स लिम्फ रिलेटेड ऑर्गन है। मैक्सिमम साइज कब होगा इसका? एट प्यूबर्टी लेवल। और जैसे जैसे प्यूबर्टी लेवल आगे चलता है वैसे वैसे इसका साइज कम होता चला जाता है। मीन्स आफ्टर प्यूबर्टी अंडरगोज एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है बेटा उसका साइज कम हो जाना। इसके 2 पार्ट है, एक है आउटर पार्ट, एक है इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोल रहे हैं कोर्टेक्स और इनर पार्ट को बोल रहे हैं मेडुला। दोबारा ध्यान से समझें, थाइमस जो है ये पिंक कलर की ग्लैंड है, बाइलोब्ड लिम्फोइड ऑर्गन है। मैक्सिमम साइज एट प्यूबर्टी लेवल पर क्या होगा? इसका मैक्सिमम साइज होगा और प्यूबर्टी के बाद में धीरे धीरे एट्रोफाइज हो जाता है, धीरे धीरे साइज इसका रिड्यूस होता चला जाता है। इसका आउटर पार्ट कोर्टेक्स और इसका इनर पार्ट क्या है? मेडुला। ये जो थाइमस है, इस थाइमस की लोकेशन देखते हैं क्या है, कहां पर स्थित है। तो बेटा जी एक साइड में हमारे पास में स्टर्नम है और दूसरी साइड में हमारे पास हार्ट। एक साइड में स्टर्नम और दूसरी साइड में हार्ट। हमारी पोजीशन यदि स्टर्नम की देखी जाए तो स्टर्नम की कौन सी साइड में है? वेंट्रल साइड। स्टर्नम कौन सी साइड में है? वेंट्रल साइड। ये वाली पोजीशन है, स्टर्नम यहां पर है, हार्ट इसके पीछे की तरफ है। हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हार्ट की पोजीशन है वो स्टर्नम के क्या है? बैक साइड में। भाई ये स्टर्नम है तो इसके ठीक पीछे क्या होगा? हार्ट। हार्ट और स्टर्नम के दोनों के बीच में थाइमस की लोकेशन होती है। मीन्स यहां पर इन दोनों के बीच का पॉइंट मैं देखूं यहां पर होगी तो मैं कह सकता हूं ये जो स्टर्नम है इसके ठीक पीछे और हार्ट है उसके ठीक आगे की ओर होगी। स्टर्नम के इधर है वेंट्रल साइड, तो स्टर्नम के कौन सी साइड में? पीछे की साइड। स्टर्नम का पीछे की साइड कौन सा होगा? डोर्सल। और हार्ट का आगे की साइड कौन सा होगा? वेंट्रल। तो मैं कह सकता हूं स्टर्नम के डोर्सल और हार्ट के वेंट्रल साइड में, मीन्स इन दोनों के बीच में थाइमस की लोकेशन होती है। क्लियर बेटा? इस थाइमस के अंदर 2 तरीके की सेल है। एक सेल का नाम दे दिया थाइमोसाइट और दूसरे का नाम दे दिया हसल सेल्स। हसल सेल जो है ये एक प्रकार की फैगोसिटिक सेल है। फैगोसिटिक सेल उन सेल को बोलते हैं बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल यदि हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उनको खत्म करने का काम करेंगे।
फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया को करेंगे, जिसे हम बोलते हैं भक्षण, फैगोसिटिक। अब जो यहां पर थाइमोसाइट्स हैं, ये थाइमोसाइट क्या करेंगी, ये थाइमोटिक हार्मोन रिलीज करती। थाइमोटिक हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती। जो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, इस थाइमोसिन के फंक्शन क्या क्या होंगे वो देखते हैं एक बार। पहला फंक्शन, टी सेल, जिसे बोलते हैं हम टी लिम्फोसाइट, इनका विभेदन होता है, इनका डिफरेंशिएशन होता है। कैसे, इनमें आपस में डिफरेंशिएट कैसे होगा, टी हेल्पर भी हो सकती है, टी साइटोटॉक्सिक भी हो सकती है, टी सप्रेसर भी हो सकती है, टी मेमोरी भी हो सकती है। साइटोटॉक्सिक को एक किलर भी बोलते हैं। क्या नाम है, टी एच मीन्स टी हेल्पर, टी सी मीन्स साइटोटॉक्सिक या किलर, टी एस मीन्स टी सप्रेसर, टी एम मीन्स मेमोरी। ये डिफरेंट सेल जो है, इनका डिफरेंशिएशन होता है, इनका विभेदन होता है अलग अलग टाइप के, चाहे टी हेल्पर है, चाहे टी साइटोटॉक्सिक या किलर है, टी सप्रेसर है या टी मेमोरी है। ये विभिन्न प्रकार की जो सेल्स है, इनका फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। और ये जो सेल है, टी सेल जो है, ये हमारी बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाने का काम करते हैं। इम्यूनिटी आप समझते होंगे सभी लोग, कोरोना चल रहा है तो इम्यून पावर की तो बार बार में बात की जा रही है कि इम्यून पावर जितना स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी, कोरोना उतनी जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है भैया, समझ रहे हो मेरी बात। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएगा। अब आपसे ये कहा जाए कि किसी के शरीर से थाइमस को हटा दिया जाए तो क्या होगा, थाइमस को यदि हटा देते हो तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसकी लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा, फंक्शन पता लग गया। एक दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। नोट कर लिया सभी ने, रफ कर दे। एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन देखिए बेटा, थाइमोसिन प्रोमोट्स सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। थाइमोसिन क्या प्रोमोट कर रहा है, थाइमोसिन सेल डिवीजन को और ग्रोथ को, सेल डिवीजन और ग्रोथ दोनों को क्या कर रहा है बेटा जी, प्रमोट कर रहा है। थर्ड फंक्शन देखें, थर्ड फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, डिफरेंट जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है उसको सप्रेस करने का काम करता है। मीन्स डिप्रेस
the neuromuscular transmission. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या कर रहा है? नेक्स्ट फंक्शन है स्टिमुलेट द टी सेल्स, टी सेल को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है टी हेल्पर सेल बन गई तो टी हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाला पार्ट हो गया। और बी सेल डायरेक्टली क्या बना रही है? एंटीबॉडी। तो ये कौन सा पार्ट होगा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। आपने पढ़ा होगा बेटा जी 12th क्लास में कि दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक सेल मीडिएटेड, एक ह्यूमोरल। तो टी सेल सेल मीडिएटेड बनाती है जबकि बी सेल ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है। क्लियर? अब यदि आपसे कह दिया जाए कि थाइमस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? थाइमस को यदि रिमूव कर देते हैं तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या हो जाती है? लॉस्ट। क्लियर बेटा? तो थाइमस की लोकेशन पता लग गई, थाइमस के बारे में पता लग गया कि एक लिम्फोइड ऑर्गन है। और बेटा जी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ये भी दो तरीके के अलग अलग नेचर होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, बी सेल है या टी सेल है, जहां पर फॉर्मेशन होता है और मैच्योरेशन होता है, इन बेसिस पर अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। क्लियर? मैं आपको ये कहूं बोन मैरो है, बोन मैरो में बी सेल हो या टी सेल हो, दोनों की क्या होती है? ओरिजिन होती है। तो बोन मैरो कैसा ऑर्गन हो गया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। थाइमस है, थाइमस के अंदर टी सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, टी सेल अलग अलग टाइप के सेल्स, ये भी कैसा है? प्राइमरी। तो मैं कह सकता हूं थाइमस और बोन मैरो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जबकि अन्य जैसे कि स्प्लीन है वो सभी क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको बोलते हैं जहां पर ये सेल मैच्योर और ओरिजिन होकर फॉरेन पार्टिकल से आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं। क्लियर है? तो लिम्फोइड ऑर्गन भी कितने टाइप के हैं? दो अलग अलग प्रकार में मैंने डिवाइड किया। एक टाइप वो जहां पर बी सेल और टी सेल की ओरिजिन और मैच्योरेशन हो रहा है, और दूसरा टाइप वो जहां पर ये बी सेल और टी सेल फॉरेन पार्टिकल से आपस में इंटरेक्ट करेंगी वो। क्लियर? ये तो बात हुई बेटा जी थाइमस की। तो थाइमस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है, शरीर के अंदर कहाँ स्थित है, कौन कौन सी इसके सेल्स हैं, कौन सी सेल का क्या फंक्शन है, और इन सभी फंक्शन में अगर आपसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात कर रहा है या ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात कर रहा है तो उसका क्या रोल है? टी हेल्पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट है, जबकि बी सेल ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इसी में थाइमोसिन जो है उसका नेचर आपसे पूछ लिया जाए तो थाइमोसिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। जैसे जैसे एजिंग इंक्रीज होगी, कैसा हार्मोन? पेप्टाइड। जैसे जैसे एजिंग इंक्रीज होगी, एजिंग का मतलब जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया आफ्टर प्यूबर्टी धीरे धीरे इसका साइज जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इम्यून रेस्पॉन्स जो है ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। तो आफ्टर प्यूबर्टी धीरे धीरे जो थाइमस है वो क्या हो? एट्रोफाइज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं पीनियल ग्लैंड की।
थर्ड आई, थर्ड आई का भी नाम दिया गया है इसे। नोब लाइक रेडिस ग्रे, एक छोटे से घुंडी नुमा संरचना, नोब लाइक रेडिस ग्रे, कलर के बेसिस पर रेडिस ग्रे है। कहां पर लोकेटेड है? फोरब्रेन का पार्ट है। फोरब्रेन के कौन सी साइड में? डोर्सल साइड में। फोरब्रेन के डोर्सल साइड में इसकी लोकेशन है। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है यहां से पीनियल ग्लैंड से? मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन हो चाहे सीरोटोनिन हो, ये दोनों के दोनों किसके डेरिवेटिव है बेटा जी? ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं। क्या क्या फंक्शन है इसके, ये भी पता होना चाहिए। बॉडी के अंदर 24 आवर रिदम को या स्लीप वेकअप साइकिल को मेंटेन करता है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह बिहेव करता है, जिसे जैविक घड़ी का नाम भी दिया गया। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बायोलॉजिकल क्लॉक। 24 आवर रिदम, इसका मतलब कब स्लीप है कब वेकअप है, इस साइकिल को मेंटेन करना। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर भी टाइम लैगिंग हो जाती है। प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहां जेट लैग हो जाता है। ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो वहां पर कौन काम कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेशन में रोल अदा कर रहा है। बॉडी टेम्परेचर में किसका रोल? हाइपोथैलेमस का रोल भी है, पीनियल ग्लैंड का भी रोल भी। 24 आवर रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑन मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ना और छोटे से बड़ी चीजों को सिंथेसाइज करना, तो उस मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। पिगमेंटेशन, ये पिगमेंटेशन जो है, पिगमेंटेशन मींस कलर, और पिगमेंटेशन का रोल लोअर वर्टिब्रेट्स में इजीली रिकॉग्नाइज होता है। हायर वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि हम हायर वर्टिब्रेट्स के मेंबर हैं, तो हमारे अंदर इस तरीके का इनसिग्निफिकेंट रोल होता है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल बॉडी के अंदर नेचुरल जो साइकिल चलता है मेस्ट्रुअल साइकिल, उसके ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस होता है। और डिफेंस कैपेबिलिटी, इसका मतलब बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ लिया जाए पीनियल ग्लैंड कहां पर लोकेटेड है? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? मिलेटोनिन। मिलेटोनिन किसका डेरिवेटिव है? ट्रिप्टोफेन का। क्या क्या फंक्शन है? बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह 24 आवर रिदम, स्लीप वेकअप साइकिल या बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी में इसका रोल हो रहा है। क्लियर है बेटा जी यहां तक? अब आपको पता है जब ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव है तो मिलेटोनिन का नेचर भी क्या है? ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। इसका नेचर भी पता लग गया आपको। क्लियर? नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम पैनक्रियाज की, तो उस पॉइंट को भी देखिए बेटा जी, पैनक्रियाज के बारे में देखिए बेटा। पैनक्रियाज हमारी बॉडी की मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम वाला पार्ट। और यहां से इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये है पैनक्रियाज। और ये जो पैनक्रियाज है
इसका कट सेक्शन यदि देखा जाए, यहाँ से TS देखी जाए इसकी ट्रांसफर सेक्शन, तो आपको इस तरीके से लोब दिखाई देंगे। इसे बोलते हैं एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज। एसिनाई का मतलब होता है बेटा जी लोब। इस तरीके से आपको पार्ट दिखाई देंगे। और यहां पर इस पोजीशन पर ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देंगे। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये 1% पार्ट है और ये 99% पार्ट। यहां पर 1 से 2 मिलियन सेल है 1% में। इसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी डक्ट नहीं है। इट मीन्स ये कैसा पार्ट है? एंडोक्राइन। और यहां पर इनके पास डक्ट पोजीशन है, तो ये कैसा पार्ट है? एक्सोक्राइन। इसका मतलब 99% पार्ट एक्सो, 1% पार्ट एंडो। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा जी? मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन पार्ट का रोल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका एंडोक्राइन का रोल पढ़ रहे। क्या क्या है देखिए, इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर डिफरेंट सेल्स है। अल्फा है, बीटा है, गामा या डेल्टा है एंड पीपी सेल। अल्फा सेल जो है, अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज कर रही है, बीटा इंसुलिन, गामा या डेल्टा सोमेटो स्टेटिन और पीपी पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? आपसे पूछ लिया जाए अल्फा सेल का रोल क्या है? ग्लूकागोन। बीटा सेल का रोल क्या है? इंसुलिन। गामा डेल्टा का क्या है? सोमेटोस्टेटिन। पीपी सेल का रोल क्या है? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करती। क्लियर है बेटा जी? ये तो पैनक्रियाज की लोकेशन के बारे में पता लग गया कि ड्यूडेनम की दोनों भुजाएं जो है दोनों आर्म्स के बीच में है। ये उसके ट्रांसफर सेक्शन जो उसकी अंदर की काट है उसके बारे में पता लग गया कि कौन सा एंडोक्राइन पार्ट है, कौन सा एक्सोक्राइन पार्ट है। और इस एंडोक्राइन में कौन कौन सी सेल है? अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा या पीपी सेल्स, उनका रोल पता लग गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इसी में पैनक्रियाज बेटा हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। लेंथ इसकी लगभग 12 to 15 सेंटीमीटर है। वेट इसका लगभग 85 ग्राम है। इसकी इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से मेजर फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम इंसुलिन की शुरुआत कर रहे हैं। इंसुलिन ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, लगभग इसके अंदर 51 एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है। बीटा सेल के द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है। यह एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है या एंटी डायबिटिक हार्मोन है। दोनों का मीनिंग क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज है
और ये ग्लूकोज को यदि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम, ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये इसको ये कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन। तो अब देखो ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसका नाम दिया हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिक मीन्स ग्लूकोज। एंटी डायबिटिक हार्मोन क्यों, क्योंकि ये डायबिटीज को प्रिवेंट करता है, डायबिटीज को बचाता है। अभी बताऊंगा डायबिटीज को कैसे बचाएगा। आपसे पूछ लिया जाए इसकी टारगेट सेल कौन कौन सी हैं, तो टारगेट सेल की फॉर्म में बेटा जी लीवर की हिपेटिक सेल है, मसल्स और एडिपोज टिश्यू, ये इसके टारगेट सेल। क्या क्या फंक्शन होंगे इसके, इंसुलिन का जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जितना इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज का लेवल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो रहा है, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजेनेसिस इस मीन्स ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, कौन कौन सी जगह पर इंक्रीज करेगा, आपने कोरी साइकिल पढ़ा था, वहां पर दो तरीके की सेल काम करती हैं, हिपेटिक सेल और मसल। तो लीवर और मसल के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देता है। नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको डिक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है डिफरेंट प्रोटीनियस या एमिनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमें करवाना नहीं है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम करवाना है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेस जितना भी ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, मींस ग्लूकोज से लिपिड का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, लिपोजेनेसिस, लिपिड का फॉर्मेशन करवा रहा है। लिपिड जब टूटता है तब कीटोन बॉडीज बनती है, यहां पर तो लिपिड फॉर्मेशन हो रहा है, तो लिपिड फॉर्मेशन हो रहा है तो कीटोन बॉडीज जो होंगी वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। क्लियर। दोबारा देखिए बेटा जी, पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लगभग लेंथ 12 to 15 सेंटीमीटर, वेट इसका 85 ग्राम है। इसमें से बीटा सेल का फंक्शन की बात कर रहा हूं कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स हैं वो पॉलीपेप्टाइडिक हार्मोन रिलीज करती हैं, लगभग 51 एमिनो एसिड है इंसुलिन की फॉर्म। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये एंटी डायबिटिक हार्मोन है। एक इंसुलिन आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, उसे नाम देते हैं हम प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन के पास में अल्फा, बीटा और सी पेप्टाइड होते हैं। सी पेप्टाइड जैसे ही रिमूव होता है तब वो अल्फा और बीटा बचते हैं, अल्फा और बीटा डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस बार AIPMT में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, अल्फा और बीटा का बॉन्ड कौन सा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो अल्फा और बीटा जो एक्टिव इंसुलिन है उसमें केवल 51 एमिनो एसिड ही बचे रह जाते, तो ये एक्टिव पार्ट है। और इसकी टारगेट सेल है, लीवर है, मसल्स है, एडिपो टिश्यू। ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या क्या फंक्शन है इसके, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज कर रहा है, लीवर सेल में और मसल में ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज कर रहा है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है, और कीटोन बॉडीज को क्या कर रहा है, डिक्रीज करने का काम कर रहा है। क्लियर। ये तो बात हुई इंसुलिन की। अब इंसुलिन का लेवल यदि एक लेवल से कम हो जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, और जिसे बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के क्या क्या फीचर है, एक बार ये भी देख लेते हैं। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस हुआ, इसे नाम दे दिया हमने IDDM, मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होगा बेटा जी, जैसे ही इंसुलिन की कमी हुई तो शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीज हो जाएगा,
क्योंकि जब इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है। अब ये है ही नहीं, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 100 ml ब्लड के अंदर 80 to 100 मिलीग्राम। शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, कहां तक पहुंच गया, 150 मिलीग्राम से। अब यहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और भी ज्यादा जा सकता है। ऐसे में ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब देखो क्या हो रहा है, जब इंसुलिन था तब तो ग्लाइकोजेनेसिस हुआ था, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहां पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट मींस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। इट मींस ये है ग्लाइकोजन, और इसका क्या होना शुरू हो गया, ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। फैट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। अभी मैंने आपको बताया था, साइड में ये सारे लिखे हुए हैं, यहां पर ग्लाइकोजेनेसिस हुआ था इंसुलिन की वजह से, लेकिन इंसुलिन कम होने से क्या हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फैट फॉर्मेशन यहां हुआ था, देखो फैट फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फैट ब्रेकडाउन हो गया। फैट ब्रेकडाउन होने से कीटोन बॉडीज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। बॉडी के अंदर शुगर लेवल, ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, अब वो कहां जाएगा, यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा। तो यूरिन ग्लूकोज, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ जाए उसे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आ जाए तो उसे बोलते हैं कीटोनूरिया। ये दोनों सिम्टम देखने को मिलेंगे। ऐसे केस में डाईयूरेसिस हो जाता है। डाईयूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसे पॉलीडिप्सिया कंडीशन होगी। इसका मतलब क्या हो गया, थ्रस्ट सेंटर, मींस उसे प्यास ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज हो जाएगा, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब भी कोई चोट लग जाती है, कोई भी वुंड मींस कोई भी घाव हो जाता है, तो उसमें वुंड हीलिंग, घाव के भरने में डिले हो जाती है, मींस समय ज्यादा लगेगा। ये तो सभी फीचर हुए बेटा जी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस के। एक बार दोबारा देखें, शुगर लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, 150 मिलीग्राम से भी ज्यादा लेवल जा रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा, फैट ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा, कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाएंगी। कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज जब ब्लड में बढ़ेगा तो वो यूरिन में आएगा, तो ग्लूकोज यूरिन में आया तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज यूरिन में आई तो कीटोनूरिया। ऐसे में यूरिन का आउटपुट बढ़ गया है, डाईयूरेसिस हो गया है। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो प्यास ज्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया कंडीशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज, ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर कम हो गया है, तो कोई भी चोट लग जाएगी तो वुंड हीलिंग में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लगेगा। ये तो बात हुई आईडीडीएम की। इसमें क्या था, हार्मोन कम। एक दूसरा होता है जिसे बोलते बेटा जी NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें क्या है, इंसुलिन जो है वो तो क्या रहेगा, नॉर्मल, लेकिन इंसुलिन जहां पर टारगेट सेल पे काम करेगा वहां पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वहां पर रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव हो गए होंगे। तो ऐसे केस में बेटा जी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। तो जनरली ये एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे एजिंग होगी, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, तो रिसेप्टर सेल यदि नॉन फंक्शनल हो जाए तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी हो जाता है, जहां पर इंसुलिन तो नॉर्मल रहेगा, रिसेप्टर सेल नहीं होगी। मैंने आपको बताया था हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो एक्शन भी नहीं होगी, इसीलिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, लेकिन इंसुलिन नॉर्मल यदि रिसेप्टर नहीं है तो वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होगा। क्लियर है सभी को? नोट करें एक बार इसको। देखिए बेटा, अभी तक आपने इंसुलिन का रोल पढ़ा, और इंसुलिन कौन सी सेल से, बीटा सेल से रिलीज हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकागोन हार्मोन की। ग्लूकागोन हार्मोन
इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों नाम दिया हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन? क्योंकि इसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा उसके बारे में भी देखेंगे। तो फंक्शन के बारे में यदि देखें तो पहला है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इंसुलिन ने क्या किया था आपको पता है, और अब उसका कंपैरिजन हम यहां से करें, वहां पर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हुआ था इंसुलिन की वजह से, यहां पर ग्लूकागोन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को लाइसिस कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, हाइपरग्लाइसेमिक। ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है एमिनो एसिड या लैक्टिक एसिड से, इसकी वजह से भी ग्लूकोज क्या हो गया, इंक्रीज। इसका मतलब ब्लड का शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए बेटा जी इसको क्या नाम दिया, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और आपको याद है इंसुलिन ने क्या किया था, इंसुलिन ने किया था ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम, इसीलिए उसे नाम दिया था हाइपोग्लाइसेमिक। और ये क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक। तो मैं कह सकता हूं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ये एक दूसरे के क्या है, एक्शन में अपोजिट। तो मैं कह सकता हूं दोनों क्या है, एंटागोनिस्ट इन एक्शन। एक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक, और ग्लूकागोन क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक। क्लियर? ये तो बात हुई हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन या ग्लूकागोन के फंक्शन की। आपने पढ़ा है पैनक्रियाज के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उस लैंगरहैंस में अलग अलग सेल्स पाई जाती। तो इंसुलिन को रिलीज किया था बीटा सेल ने, लेकिन यहां पर ग्लूकागोन को कौन करेगा, अल्फा सेल्स। वहां पर आपने देखा इंसुलिन के अंदर, मैच्योर इंसुलिन के अंदर 51 एमिनो एसिड है, यहां पर भी ग्लूकागोन के अंदर देखेंगे तो 29 एमिनो एसिड का सीक्वेंस मिलेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इसकी टारगेट साइट क्या है, इसकी टारगेट साइट भी लीवर, मसल और एडिपोस टिश्यू। क्लियर? तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एक दूसरे के अपोजिट एक्शन कर रहे हैं पैनक्रियाज के केस में, तो क्या होगा, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इसी की सेल है गामा या डेल्टा सेल, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की। वो क्या रिलीज करती है, सोमेटोस्टेटिन। बेटा जी ये एक हार्मोन जो है सोमेटोस्टेटिन, ये पैराक्राइन नेचर का होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा पैराक्राइन क्या है सर? एक्सोक्राइन तो आपने बता दिया, एंडोक्राइन भी बता दिया, पैराक्राइन क्या है? पैराक्राइन का मतलब है ऐसा हार्मोन जो अपने ही नेबर सेल पे काम करे, अपने ही पड़ोसी सेल पे काम करे। P फॉर पैराक्राइन, P फॉर पड़ोसी सेल। अब गामा डेल्टा सेल की पड़ोसी सेल कौन सी है, या तो अल्फा सेल है या बीटा सेल है। उन अल्फा और बीटा सेल को इनहिबिट कर देता है। अल्फा या बीटा सेल का जो सीक्रेशन है, इसका मतलब अल्फा का सीक्रेशन क्या है, ग्लूकागोन, बीटा का सीक्रेशन क्या है, इंसुलिन। इन दोनों के सीक्रेशन को कम कर देता है, इनको इनहिबिट करने का काम करता है, और ये भी क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक सभी को? तो बेटा आपने पैनक्रियाज के बारे में स्टडी किया। पैनक्रियाज हमारी बॉडी के मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का है जो 1% है, एंडोक्राइन पार्ट है। 99% पार्ट पैनक्रियाज के लोबुलर पार्ट है।
तो उस 1% पार्ट में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। पीपी सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है, जिसका फंक्शन हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बताया था। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन है। सोमेटोस्टेटिन एक पैराक्राइन हार्मोन है जो अल्फा और बीटा सेल का जो भी सिक्रेशन होगा, मींस ग्लूकागोन और इंसुलिन, उसको संदमित करने का, मींस इनहिबिट करने का काम करेगा। इसके फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्लूकागोन की। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया, ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोनियोजेनेसिस, एमिनो एसिड और लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे इसको? हाइपरग्लाइसेमिक। जबकि इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, जबकि ग्लूकागोन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। क्लियर है बेटा? अभी तक मैं दो तरीके के हार्मोन की बात कर चुका हूं जो एंटागोनिस्ट एक्शन में है। एक, इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के अपोजिट एक्शन कर रहे हैं। दूसरा, पीटीएच, पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन पैराथायराइड का पार्ट है, कैल्सिटोनिन थायराइड का पार्ट है, वो भी एक दूसरे के अपोजिट एक्शन कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन वो एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते हैं, वो सिमिलर काम करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन से ऐसे हार्मोन है जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तो आप बता सकते हैं इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, या पैराथार्मोन है, कैल्सिटोनिन है। लेकिन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दोनों की एक्शन एक जैसी है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखिए बेटा, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, उसको ध्यान से समझें। आपसे ये कह दिया जाए मोर इंसुलिन, लेस इंसुलिन है, ये दो अलग अलग पार्ट। इंसुलिन ज्यादा है और यहां पर इंसुलिन कम। इंसुलिन कम होगा, जो ग्लूकोज है इसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन है ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये यूरिन में बाहर जाना शुरू कर देगा। कैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? ग्लाइकोसूरिया जैसी कंडीशन, कीटोनूरिया जैसी कंडीशन। और ऐसे सिम्टम्स कब आएंगे? जब डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस। दूसरी साइड देखते हैं हम, इंसुलिन ज्यादा है। इंसुलिन ज्यादा है तो इसका मतलब जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब कैसी कंडीशन? इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर कंडीशन क्या होगी? हाइपो ग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप होगी। और यहां पर कंडीशन कैसी होगी? हाइपर ग्लाइसेमिक।
क्योंकि ग्लूकोज लेवल यहां ज्यादा हो गया तो यूरिन में आ गया। यहां पर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप हो गई। तो ऐसे में हम यदि इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दें, पहली चीज तो इंसुलिन की ज्यादा अमाउंट थी, और इस केस में हमने क्या कर दिया, इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा दिया। इंसुलिन का यदि इंजेक्शन लगा दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, इंसुलिन शॉक। और ये इंसुलिन शॉक का मीनिंग क्या है, इस इंसुलिन शॉक की वजह से डेथ हो जाती है व्यक्ति की। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो गया और आपने इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा दिया, तो ऐसे केस में ग्लूकोज ब्रेन को सप्लाई नहीं हो पाता है, और ब्रेन को सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ब्रेन की डेथ हो जाएगी और धीरे धीरे सभी ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सभी को? इसी से रिलेटेड एक पोर्शन और डिस्कस कर लेता हूं मैं। जिसका यूज बेटा जी बायोटेक में होगा। और बायोटेक में क्या यूज है, ध्यान से समझे इसको। पहला पोर्शन, ये हमारे पास एक चेन है, ये हमारे पास दूसरी चेन है, और ये हमारे पास तीसरी चेन। क्लियर? फर्स्ट चेन को मैंने नाम दिया अल्फा, सेकंड को नाम दिया बीटा, और थर्ड को नाम दिया सी पेप्टाइड। ये जो सी पेप्टाइड, अल्फा और बीटा, ये जो टोटल जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर 84 एमिनो एसिड है, और ये स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं प्रो इंसुलिन। ठीक है बेटा जी? इसको एक्टिवेट कंडीशन में करना है तो इसको एक्टिवेट कंडीशन इसकी क्या होगी, इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन वाला पार्ट जिसमें अल्फा बीटा एंड सी पेप्टाइड है, इसी की फॉर्म क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होगा, आपको केवल दो ही चेन दिखाई देंगी, एक अल्फा और एक बीटा। ये अल्फा चेन होगी, ये बीटा चेन होगी। अल्फा और बीटा चेन इस तरीके से, अल्फा और बीटा चेन कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और जैसे सी पेप्टाइड यहां से रिमूव हो जाता है तो मैं कह सकता हूं रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। जैसे सी पेप्टाइड रिमूव हो गया, इसके अंदर 33 एमिनो एसिड होते हैं। 33 एमिनो एसिड का सीक्वेंस जैसे रिमूव हो जाएगा तो जो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 51 एमिनो एसिड का सीक्वेंस बचेगा, जिसमें 21 एमिनो एसिड की एक चेन और 30 एमिनो एसिड की दूसरी चेन आपको दिखाई दे। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया इस बार आईपीएमटी में, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो उसमें यहां दे रखा था कि अल्फा और बीटा चेन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। अल्फा और बीटा हाइड्रोजन से नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी। एक चीज और भी याद रखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। इंसुलिन को, इस इंसुलिन को जो सिंथेसाइज किया है यूएस की कंपनी है इली लिली। तो इसके लिए यह प्रेस्क्राइब किया जाता है कि इसे ओरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते, ओरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते हैं? आजकल इसी का मिक्सचर है, उसको कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो चेन जो सिंथेसाइज किया है उसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है, दो चेन होगी एमिनो एसिड की तो पेप्टाइड नेचर आ गए।
पॉलीपेप्टाइड नेचर आ गया। जैसे ही ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया तो हमारे स्टमक रीजन में जैसे जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा बेटा जी, डाइजेशन हो जाएगा। और जैसे डाइजेशन हो गया तो वो टारगेट साइट तक, टारगेट सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए इसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते। क्लियर है सभी को मेरी बात? क्लियर है? तो बेटा जी अभी तक मैंने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा और डेल्टा सेल्स के बारे में बताया और उनके फंक्शंस के बारे में बताया। आप एक एक पॉइंट को एक बार रिवाइज करें कि इंसुलिन के क्या फंक्शन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे और हम नेक्स्ट पोर्शन जो है गोनेड्स, ओवरी है, टेस्टिस है और इसके अलावा प्लेसेंटा वाला पोर्शन है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन है उनके बारे में, किडनी के हार्मोन है, हार्ट के हार्मोन है, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।